अभी हमने पिछले वीडियो में आपको प्रॉपर्टी बताई थी किसी भी सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है। दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। ये क्या होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड करें, इंटेंसिव वो जो अमाउंट पर डिपेंड ना करें। ठीक है ना। जैसे मास है, वॉल्यूम है, वो एक्सटेंसिव टाइप की प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी है, मास पर डिपेंड करती है, अमाउंट पर डिपेंड करती है। और टेम्परेचर, प्रेशर, ये प्रॉपर्टी मोलर वर्ड लग जाए या स्पेसिफिक वर्ड लग जाए, ऐसी सारी प्रॉपर्टी क्या बन जाती हैं? इंटेंसिव बन जाती हैं। ठीक है। आगे क्या है? आगे हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस दो तरीके से हो सकती है, दो तरीके से, या कोई भी प्रोसेस दो तरीके से हो सकती है। एक तो रिवर्सिबली और एक इरिवर्सिबली। ये तो जनरल फिनोमिनन है किसी भी प्रोसेस को होने की, जनरल है। जनरली कोई भी प्रोसेस दो तरीके से हो सकती है, या तो वो इरिवर्सिबली हो या वो रिवर्सिबली हो। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि कोई भी सिस्टम यहाँ से यहाँ तक एक बार एक्सपेंड हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक बार गया लेकिन वापस नहीं लौटा, यानी वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे वो पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है, अब उसके वापस लौटने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन कोई हुई कि उससे प्रोडक्ट एक बार बन गया, अब उस प्रोडक्ट से हम वापस उस रिएक्टेंट को वापस प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ना बने, तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है इरिवर्सिबल, माने अनुत्क्रमणीय। ऐसा प्रोसेस जो केवल एक ही दिशा में हो। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वो प्रक्रम होती है जो केवल एक ही दिशा में चलती है, वापस नहीं लौटती। ठीक है, ये उसके अपोजिटली रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है कि जो इनफाइनाइट टाइम में पूरी होती है या कभी पूरी नहीं होती। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट से एक बार को प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट से फिर वापस रिएक्टेंट हमें प्राप्त होने वाला है। ठीक है, यानी ये प्रोसेस कभी भी कंप्लीट ही नहीं होगी, या कंप्लीट होगी तो इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगी। ये जो प्रोसेस आपकी दोनों डायरेक्शन में चलती है, एक्शन का रिएक्शन, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये प्रोसेस चलती है। एक बार ए से बी बनेगा और बी बनने के बाद बी से फिर ए बनना शुरू हो जाएगा। हो सकता है ए से बी बनने की कंडीशन कुछ और हो, बी से ए बनने की कंडीशन कुछ और हो, लेकिन अगर ए से बी बनना है और साइमल्टेनियसली उसी के साथ साथ बी से ए भी बनना है तो ये प्रोसेस आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान हो सकता है, इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम जब ए से बी पे गया तो हो सकता है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा हो। टेम्परेचर कांस्टेंट यानी उसका टेम्परेचर यहाँ पे भी टी रहा हो और यहाँ पर भी टी रहा हो, तो टेम्परेचर का चेंज डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1, यानी टी बी पे टेम्परेचर माइनस ए पे टेम्परेचर, तो दोनों पे टेम्परेचर सेम है। यानी टेम्परेचर का जो चेंज आया वो कैसा रहेगा? 0 रहेगा। यानी कि कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहे तो उसका चेंज कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मान के चलिए कि किसी भी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, कोई प्रोसेस ए से बी इस तरीके से हुई कि तापमान उसके पूरे रास्ते में कांस्टेंट रहा, तापमान में परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसा प्रक्रम कहलाता है आइसोथर्मल, समतापी प्रक्रम। ऐसी प्रक्रम को हम नाम देते हैं समतापी प्रक्रम, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस। समतापी प्रक्रम ऐसी कोई भी प्रक्रम जिसमें पूरे प्रक्रम के दौरान तापमान नियत रहे, आइसोथर्मल प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा क्या प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक को बोलते हैं हिंदी में रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म माने ऐसी प्रक्रम जिसमें तंत्र के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर, तंत्र के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर उसकी ऊष्मा नियत रहे। तंत्र के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर अगर उसकी ऊष्मा नियत रहती है तो ऐसी प्रक्रम क्या कहलाती है? एडियाबेटिक प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, तो इसमें Q बराबर कांस्टेंट, यानी dQ बराबर 0। फिर देखिए आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक माने समदाबीय प्रक्रम, हिंदी में बोलते हैं समदाबीय प्रक्रम, समान दाब। जैसे कि वर्ड से ही क्लियर हो जाता है, यहाँ पे बहुत इजी है समझने में। आइसो वर्ड का मतलब होता है सम। आइसो माने सम और सम माने समान, समान माने सेम, कैसा रहे? सेम रहे, यानी आइसोबेरिक। आइसोबेरिक का मतलब बार, बार माने प्रेशर, प्रेशर कैसा रहे? सेम रहे। दोनों पॉइंट पे प्रेशर अगर हमारा सेम रहता है, यहाँ भी और यहाँ भी, अगर दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम रहे तो ऐसी प्रक्रम कहलाएगी आइसोबेरिक प्रोसेस, समदाबीय प्रक्रम। यानी वो प्रक्रम जिसके दौरान हमारा दाब नियत रहे, समदाबी प्रक्रम कहलाएगी। उसके लिए P बराबर कांस्टेंट, तो डेल्टा P बराबर 0। फिर देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस।
हो सकता है कि प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम में कोई भी डिफेक्ट नहीं आया हो, कोई भी वॉल्यूम डिफेक्ट ना हुआ हो, तो प्रोसेस का वॉल्यूम कैसा रहेगा, यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रह सकता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे इन दोनों पॉइंट पे तो प्रोसेस कहलाएगी आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। और आइसोकोरिक माने वॉल्यूम कांस्टेंट, तो V बराबर कांस्टेंट तो डेल्टा V बराबर 0। एक और प्रोसेस है आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस। इंथैल्पिक माने एंथैल्पी जिसमें कांस्टेंट है, दोनों पॉइंट की एंथैल्पी में हुआ परिवर्तन कैसा है, शून्य, यानी इसकी एंथैल्पी, रिएक्टेंट की एंथैल्पी और जो प्रोडक्ट हमें मिला उन दोनों की एंथैल्पी कैसी रहे, सेम रहे। रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की दोनों की एंथैल्पी अगर सेम हमें मिले तो ऐसी प्रोसेस कहलाएगी आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस। एक और प्रोसेस आइसो इंट्रोपिक प्रोसेस। अगर एंट्रोपी में कोई भी परिवर्तन ना हो, प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी में कोई भी परिवर्तन ना हो, यानी ये जो रिएक्टेंट है और ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों की एंट्रोपी अगर सेम रहे तो ऐसी प्रोसेस कहलाएगी आइसो इंट्रोपिक प्रोसेस। एंथैल्पी को लिखते हैं H से, एंट्रोपी को लिखते हैं S से, ठीक है। अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है तो डेल्टा S बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए डेफिनेशन बोल दी है, लिखाने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मली आप लिख लेना है ऐसे ही जो हमने बोला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्मोडायनामिक फंक्शंस। थर्मोडायनामिक फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो किसी भी सबस्टांस की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करें। वे फंक्शन जो किसी भी सबस्टांस की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करें, यानी जो उसकी टेम्परेचर की डिपेंडेंस को बताएं, तापमान पर निर्भरता को जो बताएं, वे फंक्शंस थर्मोडायनामिक फंक्शन कहलाते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। पहले देखिए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, मान के चलिए ये एक स्टेट हो गई, दूसरी स्टेट ये हो गई बी, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक गया कोई भी सिस्टम के ए से बी तक जाने के इन्फिनिटली बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो फंक्शन, वो प्रॉपर्टी, वो फंक्शन जो केवल इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, वो फंक्शन जो केवल इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, ऐसे फंक्शन कहलाते हैं स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शन का एग्जाम्पल है सुहाग। एक ट्रिक है याद करने के लिए, सुहाग, जनरल ट्रिक सुहाग से आपको याद रहेगा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा ये ट्रिक याद करने की। एस माने एंट्रोपी, यू माने इंटरनल एनर्जी, एच माने एंथैल्पी, ए माने हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, जी माने गिब्स फ्री एनर्जी। ये जो 5 टर्म हमने लिखी हैं, ये जो 5 फंक्शन हमने लिखे हैं, ये पांचों के पांचों स्टेट फंक्शन का पार्ट है, स्टेट फंक्शंस कहलाते हैं ये पांचों। यानी स्टेट फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है कि इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे जितनी वैल्यू होगी मेरी एंट्रोपी की, वही वैल्यू एंट्रोपी की यहाँ मिलेगी, यानी ये जो प्रोसेस होगी उसमें डेल्टा एस बराबर क्या रहेगा, 0। ये सारे के सारे प्रोसेस आइसो एंट्रोपिक भी होगा, आइसो इंटरनल एंथैल्पी भी इसमें कांस्टेंट रहेगी, आइसो एंथैल्पिक भी रहेगा, ठीक है। यानी ऐसी कोई भी प्रोसेस, ऐसा कोई भी फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही केवल डिपेंड करे सिस्टम की, उस रास्ते पे डिपेंड नहीं करे जिस रास्ते से वो एक्सपेंड हुआ, उस रास्ते पे डिपेंड ना करे, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, स्टेट फंक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल हैं सुहाग, ठीक है। इसमें देखिए पाथ फंक्शन के 2 एग्जाम्पल हैं, वर्क और हीट, W एंड Q, वर्क एंड हीट, 2 एग्जाम्पल है पाथ फंक्शंस के। पाथ फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड ना करके उस रास्ते पे डिपेंड करते हैं जिससे सिस्टम एक्सपेंड हुआ। पाथ फंक्शंस वे फंक्शन होते हैं जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे निर्भर ना करके उस रास्ते पे निर्भर करते हैं जिससे हमारा कोई भी तंत्र प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में पहुंच रहा है, उस रास्ते पे निर्भर करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं वर्क और हीट। इस तरीके से जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर इस रास्ते से कोई भी तंत्र जाएगा तो कुछ और कार्य होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा तो कुछ और कार्य करना पड़ेगा, अगर इस तरीके से जाएगा तो कुछ और कार्य करना पड़ेगा। यानी कार्य का मैग्नीट्यूड बार बार बदलेगा, अगर रास्ता बदलेगा तो कार्य का मैग्नीट्यूड
बदल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हीट भी बदल जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि ये वर्क और हीट पाथ फंक्शन है, रास्ते पे डिपेंड करते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना, यहाँ का रास्ता है 10 किलोमीटर रेंज। अगर आप सीधे जाओगे 10 ही किलोमीटर चलोगे, मान लो आप तो गोल गोल घूम के जाओगे, ठीक है, तो आपको 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो काम ज़्यादा हो गया, तो हो गया कि नहीं। और मान लीजिए आप तो ऐसे चले गए, यहाँ से आपको 8 ही किलोमीटर चलना पड़ा, तो आपका काम और आसान हो गया। यानी डिपेंड क्या किया, रास्ते पे डिपेंड कर रही है ये चीज़, रास्ते पे डिपेंड कर रहा है आपका कार्य। अगर इस रास्ते से जाओगे तो 8 ही किलोमीटर चलना पड़ा, 8 किलोमीटर मतलब कि काम आपने कम किया, इधर से और ज़्यादा काम किया, इधर से और ज़्यादा काम किया। यानी वे फलन जो उस रास्ते पर निर्भर करते हैं जिससे तंत्र इनिशियल से फाइनल पे पहुंचा है, ठीक है, इनिशियल से फाइनल पे पहुंचा है, क्या कहलाते हैं, पाथ फलन कहलाते हैं, पाथ फलन कहलाते हैं, ठीक है। और जो केवल स्थिति पर निर्भर करते हैं वो स्टेट फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। इन दोनों का, पाथ का और स्टेट फंक्शंस का एक डिफरेंस होता है, ठीक है। इनके डिफरेंस के बारे में हम बताते हैं आपको, इनका डिफरेंस आपको हम बताते हैं अभी। पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन वो जो स्टेट जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड ना करके उस रास्ते पे डिपेंड करते हैं जिससे सिस्टम इनिशियल से फाइनल पे पहुंचा, ठीक है। इनके हमने एग्जाम्पल आपको बताए थे, वर्क और हीट। इसके एग्जाम्पल हमने बताए थे आपको सुहाग, ये रास्ते पे डिपेंड करते हैं, ये इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। दूसरी बात, अच्छा इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें देखिए स्टेट फंक्शंस आयलर इक्वेशन को ओबे करते हैं, आयलर इक्वेशन क्या होती है, ये आयलर इक्वेशन को ओबे करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होते हैं। दैट मीन्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। इनका चक्रीय समाकलन क्या होता है, 0 होता है। ऐसे चक्रीय समाकलन ऐसे लिखते हैं, इनका चक्रीय समाकलन ऐसा रहता है 0, जबकि इसके अपोजिट आयलर नियम का पालन नहीं करते हैं। एग्जैक्टली डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, आयलर नियम का पालन नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल को एग्जैक्टली डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। दूसरी बात, चक्रीय समाकलन 0 नहीं होता है, यानी चक्रीय समाकलन 0 नहीं होता है। यानी ये dw बराबर नहीं होगा 0 के, इंटीग्रल dq बराबर नहीं होगा 0 के। दो ही प्रॉपर्टी होती है, पाथ फंक्शन दो ही हैं, वर्क और हीट। ना तो इसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 होगा, ना ही इसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 होगा। यानी चक्रीय समाकलन इन दोनों के कैसे होंगे, 0 नहीं होंगे, जबकि इसका चक्रीय समाकलन कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये आयलर क्या होती है, आयलर इक्वेशन होती है। मैथमेटिकल बैकग्राउंड हम आपको एक बार मैथ की क्लास लेंगे तो तब उसको आयलर इक्वेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से आपको बताई जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन और आयलर इक्वेशन जो भी होती है बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी आप इतना कंटिन्यू करिए।